हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पॉलिटी की क्लास रेगुलर आपको अपडेट करवाई जा रही है, जिसमें हमने संविधान सभा का टॉपिक एंड कर दिया है। उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अवर सेशन। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। भारत का संविधान, उसकी हम प्रस्तावना का वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फ्रेंड्स देखिए, किसी संविधान की भूमिका या फिर किसी संविधान का परिचय बताने के लिए किसी न किसी स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है कि इस देश का स्वरूप कैसा होगा, इसमें क्या स्रोत रहेंगे, इसके संविधान बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ बताने के लिए हमें प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का परिचय देना कि भारत का जो संविधान होगा उसका क्या उद्देश्य है, उसका जो भारत का संविधान है उसका मूल ढांचा कैसा होगा, मूल उसमें कर्तव्य क्या क्या होंगे, क्या क्या न्याय होंगे, उसमें क्या क्या स्वतंत्रता दी जाएगी, और जो संविधान के स्रोत है वो किस किस को माना गया है। तो सारी चीज़ यानी पूरा परिचय बताने के लिए हमें प्रस्तावनाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्स है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग द चैप्टर ऑफ प्रस्तावना, शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा या फिर कुंजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार उसको भी भारत की संविधान का क्या की आत्मा कहा जाता है। लेकिन ये किसके अनुसार है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, अगर किसी वक्ता का नाम न पूछकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। और किसी वक्ता का नाम पूछ ले कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया, और यही 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है अपना, ये भारतीय जो संविधान है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, LANGUAGE, लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फैक्ट, स्टार्ट। जो भारत की प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, और यहाँ से तो क्या होती है? ये स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ होता है इसका? 26 नवंबर
1949 को अंगीकृत। यहाँ पे एंड होता है, स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है और एंड होता है 26 जनवरी 1949। इसके बाद में फैक्ट एक और है, कुछ कथन भी कहे गए थे प्रस्तावना के बारे में। A.N. पालिकावाला ने बोला था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो एक परिचय पत्र है। यानी परिचय पत्र किसका है? संविधान का। संविधान का क्या दे रहा है? वो डेफिनेशन दे रहा है, परिभाषा दे रहा है, परिचय पत्र आइडेंटिफाई कर रहा है कि अपने जो भारत का जो मूल संविधान होगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये कथन किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, पालकीवाला ने क्या कहा? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है? परिचय पत्र है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, यानी A.K. अय्यर ने क्या कहा था? A.K. अय्यर साहब ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो है क्या है? दीर्घकालिक सपनों का विचार है, लंबे समय से देखा गया विचार है कि हमारा जो भारत का संविधान होगा वो इस हिसाब का होगा। ठीक है, तो ये क्या है? लंबे समय से देखा गया एक सपना है, एक विचार है। ये किसने कहा? A.K. अय्यर, जो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। नेक्स्ट फैक्ट्स देखिए दोस्तों, ये है इंद्री बेरुवारी संघवाद 1960 में, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, उसी को चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद से 1973 में। उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है, लेकिन इसके जो मूल ढांचा है ना, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग तो बना दिया, लेकिन क्या कहा कि ये मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ था, वो हुआ था 46वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये एक बार संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए? 3। क्वेश्चन आ सकता है कि 46वां संविधान संशोधन में कितने शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कितने शब्द है? 3 शब्द हैं, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम प्रस्तावना की व्याख्या। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, देन उसका एक्सप्लेन करते हैं। शुरू करते हैं प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों मैंने केवल ये पढ़ा है, अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। शुरुआत में हम देख लीजिए, शुरुआत का पैरा कह रहा है, हम भारत के लोग। देखो सबसे पहले इसमें भारत कितनी बार आ रहा है, भारत शब्द 2 बार। पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द है वो 2 बार आया। क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द है जो कितनी बार आया है, 2 बार आया। तो हम भारत के लोग, भारत को एक, यानी जो इसमें थोड़ा यहाँ देख लीजिए, आगे बता देता हूँ। तो संविधान का जो मेन स्रोत बताया है वो किसे बताया है, हम भारत के लोग अर्थात जनता को, यानी सारी जो शक्ति है वो किस में निहित बताइए, वो बताइए जनता में। यानी जो भारत का जो मेन शक्ति होगी वो कौन होगी, जनता होगी। जनता इतनी पावरफुल है भारत की, जो सरकार बना सकती है और सरकार बिगाड़ सकती है, चाहे गठबंधन की सरकार ला सकती है। तो सारी शक्ति किस में निहित बताइए, संविधान में, जनता को। यानी सिस्टम का सबसे प्रमुख कौन होता है, संविधान होता है। लेकिन सिस्टम को मजबूती कौन देता है, वो देता है जनता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। तो इसमें बताया है, हम भारत के लोग भारत को एक कैसा राष्ट्र बना रहे हैं। यहां पे देख लीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर, स्वरूप है, वो कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या गणतंत्र। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हमारा तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा। जो फैसला लेगा वो भारत की खुद की सरकार लेगी, किसी ब्रिटिश सरकार का सहारा नहीं लेगी या फिर किसी विदेशी देश का सहारा नहीं लेगी, वो अपने फैसले खुद करेगी। तो सारी शक्ति क्या होगी, वो उनकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, खुद के डिसीजन होंगे, किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट है समाजवादी। देखो दोस्तों, एक शब्द होता है पूंजीवाद और एक शब्द होता है समाजवाद। पूंजीवादी का उदाहरण अमेरिका से स्पष्ट जाहिर होता है कि अमेरिका में पूंजीवादी लोगों ने कहा कि अमेरिका को हमेशा पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि नीचे तबके वाले लोग नीचे रह जाए और पूंजीवादी को फ़ायदा हो जाए। इसके जस्ट उल्टा होता है समाजवादी। इसमें क्या होता है कि सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है, जिससे कि समाज का उत्थान हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं या फिर इससे बोल सकते हैं धर्म निरपेक्ष। देखिए दोस्तों, हमारे जो भारत में है ना, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना गया है, सभी धर्म को समान समर्थन दिया गया है। तो उसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ ये है कि अब्राहम लिंकन साहब द्वारा एक कथन कहा गया है, एक परिभाषा दी गई है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र उन्होंने कहा है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन, जो लोक का तंत्र नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है, लोक का
लोकतंत्र। ठीक है, तो ये जो लोकतंत्र बनाती है वो कौन बनाती है? जनता खुद बनाती है। इसीलिए संविधान की जो मेन ताकत है वो जनता खुद है। नेक्स्ट है गणराज्य, या हम कह सकते हैं गणतंत्र। गणतंत्र किसे कहते हैं? वो लोकतंत्र किसे कहते हैं? दिखने में दोनों शब्द है जो सिमिलर है, बट छोटा सा इसमें फ़र्क है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि एक वास्तविक होता है, वास्तविक मुख्य होता है, और एक होता है संवैधानिक मुखिया। दोस्तों, जो वास्तविक मुखिया होता है वो जनता के द्वारा चुना होता है, और जो संवैधानिक मुखिया होता है वो संविधान का मुख्य होता है। संविधान, या कह सकते हैं हम राष्ट्र का जो मेन आदमी होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, वो होता है। ठीक है, तो गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ हम बता सकते हैं, उसकी परिभाषा अगर हम डिफाइन करें तो हम बता सकते हैं कि जो भारत का मुखिया होगा वो वंशानुगत न होकर क्या होगा? किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा चुना होगा, और विशेष टाइम पीरियड के लिए, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, 5 वर्ष के लिए चुना होगा। क्या नहीं होगा? वो वंशानुगत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यानी उसकी अगली पीढ़ी राष्ट्रपति नहीं बनेगी। वो अगर बनना चाहेगी तो वो चुनाव की प्रक्रिया से या विशेष प्रक्रिया से ही बनेगी। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ हो गया कि भारत का जो मुखिया वो वंशानुगत नहीं होता है, नहीं होता या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, ये चारों शब्द मैंने क्लियर करवा दी पांचों, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को क्या दे रहा है? ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। दोस्तों, ये शब्द हैं, हर एक शब्द का महत्व है। मैं आपको बता देता हूँ, जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं वो ऐसे वैसे उठाकर नहीं लाए गए, बहुत ही उसका अध्ययन किया गया है, बारीकी से इसको पढ़ा गया है, तब हर एक शब्द का अपने में मायने रखता है ये शब्द। तो इसमें 3 जो न्याय है वो कौन कौन से न्याय? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की प्रस्तावना में है 3 न्याय दिए गए हैं, तो कौन कौन से न्याय है वो मैं यहाँ बता देता हूँ डिटेल में आपको। न्याय दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय का सही कर्म क्या है, तो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है सामाजिक न्याय। इसको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा छोटा याद रखने के लिए की दृष्टि से हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं। सहारा, क्या कर सकते हैं? सहारा। वैसे तो सारा नाम होता है, बट हमें क्या रखना नाम याद? सहारा, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 न्याय दिए गए हैं भारत की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट देखिए, ये 3 न्याय हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब नेक्स्ट देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे प्रस्तावना में। ठीक है, उसका एक्सप्लेन मैं कर देता हूं यहाँ पे। स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई? विचारों की स्वतंत्रता है, हम भारत में हर एक विचार रखने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। अभिव्यक्त, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना, किसी भी कंसेप्ट को अभिव्यक्त करना, किसी विचार को अभिव्यक्त करना, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे भारत की प्रस्तावना में निहित है, लिखित तौर पर निहित है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमारा विचार रखने की हमें पूरी आज़ादी है।
ठीक है। नेक्स्ट है विश्वास, हम किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कोई भी उपासना यानी कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने धर्म हैं, किसी भी धर्म की पूजा पाठ हम कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता किस में दी गई है? हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बहुत ही अच्छा हमारा वर्णन किया गया है। महापुरुषों या फिर हम कह सकते हैं जो संविधान निर्माता है, उन्होंने बहुत ही अच्छा संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है, मूल संविधान को किस प्रकार का ढांचा दिया गया है, बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया हमारे संविधान को। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का है। विस्तारित रूप से तो है ही है वो, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद है, 8 भाग है, 12 अनुसूचियाँ, तो खूब विस्तारित रूप से लिखा गया। लेकिन हर एक शब्द की अलग अलग महत्ता है, हर एक शब्द के मायने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा और समानता किस चीज की है? समानता दी गई है प्रतिष्ठा और अवसर की। हमारे भारत में हमें प्रतिष्ठा, हमें इज्जत पाने की तथा अवसर को प्राप्त करने की बराबर की समानता का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उसकी इज्जत और राष्ट्र की एकता बनाने के लिए तथा अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, हमारा जो भारत है वो विभिन्नताओं में एकता रखने वाला देश है। इसमें विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न भाषा के लोग तथा विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं। फिर भी हमारे जो भारत में क्या है? एकता। ये तो विशेषता है भारत की। विभिन्नता में एकता, यही भारत की विशेषता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है दोस्तों, फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी 1789 में। किसमें हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे फ्रांस में 1789 में राज्य क्रांति हुई थी, जिसमें इन तीनों शब्दों को, कौन से तीनों शब्द? स्वतंत्रता, क्षमता या समानता और तीसरा शब्द है बंधुता। इन तीनों शब्दों का सामूहिक रूप से प्रयोग हुआ था। तो स्वतंत्रता और समानता का तो प्रयोग हम कर चुके हैं, और फिर ये बंधुता शब्द है जो अंत में आ गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत की अखंडता सुनिश्चित करने वाली या फिर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बंधुत्व का भाव रख रहे हैं। किसका भाव रख रहे हैं? बंधुत्व का भाव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यानी दृढ़ निश्चय कर आज एक संकल्प ले रहे हैं होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शब्द 3 अंत में देखिए और आए हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। 3 शब्द: अंगीकृत, अडॉप्ट
अधिनियमित आत्मार्पित, यानी क्वेश्चन बनता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब हम आज इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। अधिनियमित, आज से इसको लागू कर रहे हैं। और आत्मार्पित, आत्मा को समर्पित कर रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से हम इसको आज की शुरुआत कर रहे हैं। अधिनियमित यानी उस समय 16 अनुच्छेद ऑन द स्पॉट, इस दिन, किस दिन, 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान अंगीकृत कर लिया गया, तब कितने अनुच्छेद लागू हो गए, 16 अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। कल से हम इसके जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट सीरीज है, वो आपके सामने लेके आएंगे। थोड़ा सा वीडियो को हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कल से हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान प्रस्तावना की मॉक टेस्ट सीरीज। तो बने रहिए मेरे साथ, रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लव यू ऑल। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।